हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल मिस्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लब। एक लंबे गैप के बाद यानी एक वीक के गैप के बाद मैं फिर से अपना वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था। जैसा कि आपको पता है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारा 11th और 9th का लेक्चर आएगा, और ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 12th का और 10th का लेक्चर आएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग अगर आज मंडे है तो उसके हिसाब से हमारा क्लास 11th का लेक्चर आना चाहिए। क्लास 11 यानी ऑर्बिटल बैच। टॉपिक हमारा चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में जानते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। आधार लेक्चर 2, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी रिलीज कर रखा है, और पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जैसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इनका डिस्कशन कैसे करना होता है, इनको कैलकुलेट कैसे करना होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक नया यूनिट जस्टिफाई किया था, फंडामेंटल यूनिट, जिसका नाम है मोल। करेक्ट। अब मोल होता क्या है, लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो बच्चों ब्लैक मार्कर किधर है, देखिए बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में, अगर हम रिकैप की बात करें, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप कर दें क्योंकि गैप हो गया था बीच में, तो हमने बात किया कि भैया एक मोल होता क्या है। तो एक मोल हमारा आ चुका है 6.022 10⁻23। इसको मैंने बकायदा प्रूफ किया हुआ है ना, डायरेक्ट नहीं लिखवाया हुआ, आपको डिटेल में पूरा बता रखा है। तो एक मोल इक्वल टू इतना होता। अब ये एक मोल में ये दुनिया का कोई भी चीज आ जाए, गधा, घोड़ा, इंसान, किताब, कॉपी, पेन, कुछ भी, सब इतना ही होगा, सब कुछ इतना ही होगा। और अगर एक मोल किसी भी एटम को होना है तो उसका एटॉमिक मास अगर आप ग्राम में लेते हो, दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, तो वो 1 मोल होगा। ये सब लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो अगर किसी भी एटम का मास ग्राम में ले लिया जाए तो वो 1 मोल होगा, और अगर वो 1 मोल होगा तो उसमें एटम इतने हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसको भी अगर ग्राम में ले लिया जाए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो भी उसमें मॉलिक्यूल यानी वो भी 1 मोल होगा, और उस मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल का मास होगा, तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, इतने ही हो जाएंगे। मतलब 1 मोल के बराबर तुम किसी को भी लाके रख दो, वो इतना ही होने वाला। अब तुम अगर एटम को लाके रखना चाहते हो, 1 मोल एटम तो इतना एटम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो इतना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन तो इतना प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन तो इतना न्यूट्रॉन, 1 मोल बंदर तो इतने बंदर। ठीक है। और अगर आप एटॉमिक मास को सोच रहे हो कि एटॉमिक मास तो एटम से मिलकर बना होगा ना कई सारा, तो अगर उस एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो उसमें हम 1 मोल काउंट कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा यूनिट जो था ये 1 मोल, ये किससे जस्टिफाइड हुआ था, कार्बन के 12 ग्राम से। करेक्ट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था 1 AMU क्या होता है, जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। कहां से आया, कैसे आया, सब बताया था। करेक्ट। और 1 AMU को आप लोग U भी लिख सकते हो। U मतलब होता है यूनिफाइड, जो मॉलिक्यूलर के लिए काम करता है, मॉलिक्यूल के लिए काम करता है, जबकि ये एटॉमिक मास यानी केवल एक एटम के लिए बात करता है। तो अगर आप किसी भी एटम के मास के आगे AMU लगा देते हो, मतलब वो एक एटम का मास है, और उस एक एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यू नो द रिलेशन बिटवीन द AMU एंड द ग्राम, देन यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, यू कैन कन्वर्ट इनटू द AMU इनटू ग्राम। ओके। ऐसे ही तुम मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए यूनिफाइड यानी एक U बराबर इतना ही होगा। अगर मॉलिक्यूल भी U में लिखा हुआ है तो ग्राम में लाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको मैंने यह भी बताया था कि सिंपली अगर एक एटम का मास इतना ग्राम है, या ऐसे समझ लो कि इतना ग्राम अगर मास होता तो एक एटम होता, तो 1 ग्राम मास होगा तो कितना एटम होगा, एवोगाड्रो नंबर। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर रखा है। तो ये पूरा लास्ट लेक्चर का पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने थोड़ा रिकैप में आपको बता दिया। हालांकि जिनको अच्छे से समझना पूरा कि ये कैसे प्रूफ्ड हुआ कि 1 मोल बराबर इतना होता है, 1 AMU इतना होता है ना, ग्राम एटॉमिक मास इसके बराबर होगा, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर होगा, ये आप जाके लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट एटम या मॉलिक्यूल को काउंट करने के लिए है वो है AMU या U। फिर उस AMU या U को हम मोल में लाते हैं। ठीक है। तो यानी कि जब भी हम किसी चीज को, एटम को, मोल, किसी भी टाइनी पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना अगर हमें होगा, तो हम उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर एटम दिया हुआ तो उसका ग्राम एटॉमिक मास लिख करके मोल में लाएंगे, मॉलिक्यूल दिया होगा तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख के मॉलिक्यूल में लाएंगे।
ठीक है, तो ये वो ऐसे फंडामेंटल हैं, बेसिक फंडामेंटल, जो आपके मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान बना देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसके 3-4 न्यूमेरिकल आपको करा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, तो आप बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल कम से कम कर सको। तो आओ देखते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया उससे न्यूमेरिकल्स लगते हैं या नहीं लगते हैं, है ना। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि लास्ट लेक्चर में जो भी आपको मैंने डिस्कस किया उससे न्यूमेरिकल लगेगा ही लगेगा, बस आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कितना भी वेरिएशन कर दे डजंट मैटर, आपका कॉन्सेप्ट अगर बेस अगर आपका मजबूत है तो यू कैन डू एनीथिंग। सो सपोज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2 कितना होगा। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। अगर हम 88 ग्राम CO2 ले लें तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, पहले जो हमें पता है वो निकाला जाएगा। और हमें क्या पता है? CO2। और CO2 एक मॉलिक्यूल है तो इसका मास तो हम निकाल ही लेंगे यार। कार्बन का मास बच्चे 12 होता है और ऑक्सीजन का मास बच्चे 16 होता है, तो 16 × 2 + 12 कितना आ गया? 44 ग्राम। तो भैया ये 44 आ गया और ग्राम में लिख दिया, मतलब ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास में अगर कोई पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना ये, तो बताओ बच्चों इन 44 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे बच्चे? तो मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में लिख दिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे तो एवोगाड्रो नंबर होंगे। ठीक है बच्चे, तो जो हमें पता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हमें पता वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना हम देख लेंगे। तो एक बात बताओ बच्चों, 44 ग्राम में CO2 के मॉलिक्यूल्स Na आ रहे हैं, ठीक है ना बच्चे, लास्ट क्लास लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना पहले ये बताओ। सर 2 है। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं 44 ग्राम में? और सर इतने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो Na मॉलिक्यूल में 2 × Na। ओके, तो इसका मतलब इन 44 ग्राम ऑफ CO2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बच्चा? 2 × Na। क्योंकि अगर 44 ग्राम में CO2 के मॉलिक्यूल्स Na हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो Na मॉलिक्यूल्स में 2 × Na ऑक्सीजन होने चाहिए। कर सिंपल है। लो सर ये हमने निकाल लिया, जो हमें पता तो सर वो मैंने पता कर लिया। तो जो तुमको पता तो तुमने पता कर लिया, तो बचा ही कुछ नहीं है। अब क्या करना है आपको? वही ऑक्सीजन एटम कितने में निकालना है? 88 ग्राम में निकालना है, तो काम ही खत्म, सिंपल मैथ्स। तो भैया 44 ग्राम में CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 2 × Na। तो बताओ बच्चों 88 ग्राम में CO2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने आ जाएंगे बच्चों? सर सिंपल है सर, 44 में 2 Na तो 88 में 2 × 2 4 Na। ये लो सर आ गया, आया समझ में? तो जो हमें पता था 44 ग्राम CO2 का मास हम खुद निकाल सकते हो, उससे निकाल के मैंने ऑक्सीजन के एटम उसमें निकाल लिए। तो 88 पूछा था, डबल करना था, कर दिया, डन। सो दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चन, यानी आप इसको कह सकते हो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप देख सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया कि 88 ग्राम में पता करने को कहा था। मैंने कहा 88 ग्राम में बाद में पता करेंगे, पहले तो जो है इसका उस पर पता करते हैं। तो इसका मास 44 निकला, तो 44 में भैया मॉलिक्यूल्स, तो भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ले लिया, ग्राम में ले लिया, तो उसमें मॉलिक्यूल्स तो Na आ जाने चाहिए। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है बेटा, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? 2 Na आ जाएंगे। तो 44 ग्राम में टोटल तुमको 2 Na ऑक्सीजन दिख रहा है, तो 88 ग्राम में कितना दिखेगा? उसका 2 टाइम 4 Na। डन, क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सर? तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुमको, ऐसे ही, बस मैं बार बार बोल रहा हूं जो तुम्हें पता है पहले वो करो। और मैं बता रहा हूं कि इस चैप्टर में फॉर्मूले पे बिल्कुल डिपेंड मत होइएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके मजबूत हैं तो आपको फॉर्मूला बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो बच्चे, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन
0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ध्यान से सुनिएगा, कोई ट्राई एटॉमिक गैस है कोई। अब देखो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, चाहे मेडिकल हो चाहे जेई हो। जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो मेडिकल में आ चुका है AIPMT में 2011 के आसपास, और जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये भी AIPMT में 2010 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, तो मेरा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि रैंडम उठा लिया, आपको मैं वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके कि भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं और मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो डेफिनेटली मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ट्राई एटॉमिक गैस कौन सा है मुझे नहीं बताया गया, हमने कोई बात नहीं। कितने मोल में पूछा है तुमने? 0.1 मोल में। हमने कहा ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, तुम लोग ये ट्राई एटॉमिक कुछ भी हो, मान लेते हो वो ट्राई एटॉमिक गैस X3 है, मान लिया, मानने में क्या जा रहा है? तो एक बात बताओ बच्चों की जो ट्राई एटॉमिक गैस X3 है ये अभी 1 मोल है ना बच्चे? भाई कुछ नहीं तो 1 ही मोल मानेंगे, है ना? तो 1 मोल है ना बच्चे ये। अब मुझे ये बताओ 1 मोल में इसके एटम्स कितने होंगे? 1 मोल में इसके 1 मोल में एटम्स कितने होंगे? तो पहले तो ये बताओ, ये एक मॉलिक्यूल है। अब 1 मोल में इसके पहले बताओ बच्चे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो सर Na होंगे, सिंपल है। अरे 1 मोल मतलब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब हमको तो पता नहीं कि कौन सा है, तो हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला ही नहीं। तो अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास से जो भी होगा वो तो 1 मोल के बराबर ही होगा ना भाई। तो 1 मोल में तो ये पता चल गया ना कि इसमें Na मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, सही है। अब यार 1 मोल में अगर इसके Na मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे, तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, और ये बताओ मुझे 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है इसके? 3। 1 मोल में, 1 मॉलिक्यूल में इसमें 3 एटम है, और तुम्हारे पे मॉलिक्यूल कितने हैं? Na। तो बताओ बच्चे, इसलिए 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? तो 3 × Na। ठीक है बच्चे, करेक्ट। तो जो हमें पता वही हम करते हैं सबसे पहले, जो पूछ रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले जो पता है वो करो। तो हमें ये पता चला कि भैया ये एक पूरा 1 मोल है क्योंकि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा कुछ ना कुछ, तो 1 मोल होगा, और 1 मोल होगा तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और 1 मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम है इसके, जो भी X नाम का एटम होगा उसके 3 एटम है, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स 3 × Na होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स अगर रहने हैं तो एटम तो 3 × Na हो जाएंगे क्योंकि एटम छोटा होता है। लो सर, जो हमें चाहिए था निकल गया। अब आप बताओ बच्चे कि अगर 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स तुमने निकाल लिया, जो भी ट्राई एटॉमिक गैस वाला होगा वो 3Na है, तो कितने मोल में पूछा बच्चे आपसे? सर 0.1 मोल में। नहीं निकाल लोगे? बोलो। तो 1 मोल में अगर इतना होगा तो 0.1 मोल में कितना होगा? कर लेंगे? करना क्या है? मल्टीप्लाई, खत्म क्वेश्चन। इसलिए 0.1 मोल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कितने? बताओ इन 0.1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बच्चे? कर पाएंगे? डन। सो दिस इज द वे टू डिफाइन द क्वेश्चन। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स तो यूनिटरी मेथड 9, 10 में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, तो आई थिंक कि अभी आप कर सकते हो गया? चलो, अगर आप बोलोगे तो भाई कमेंट सेक्शन में कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये भी इसको सॉल्व किया करो, देन आई कैन डू दैट। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर इंजीनियर और डॉक्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना कैलकुलेशन तो वो कर ही लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना 0.1 से यार, हो जाएगा, है ना? मतलब मूल कॉन्सेप्ट समझ के क्या है? एक तरीके से यूनिटरी मेथड है। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी पूछा जाएगा, जो भी कहा जाएगा आपसे करने के लिए, आप उसको बाद में देखना, पहले ये चेक कर लो कि आपको उसमें से क्या चीजें पहले से पता है। और डेफिनेटली ये कंफर्म है कि अगर आपको एटम और मॉलिक्यूल दिया गया होगा ना, तो आपको पक्का उसमें पहले से कुछ ना कुछ कंफर्म होगा, श्योर है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑल्सो। थोड़ा एसी चला लेते हैं, ठंडी गर्मी लग रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो दे रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा बच्चे। ये डॉट है, ठीक है, ये एक डॉट लगा दिया है, और ये डॉट है जो पेंसिल से है, तो ये पेंसिल डॉट है, पेंसिल से ही डॉट लगा दिया है। कह रहा है कि इस डॉट में नंबर ऑफ एटम्स जो है ना
वो 3 इंटू 10 की पावर 12 है। कितने एटम्स है बच्चे इस डॉट में? 3 इंटू 10 की पावर 12 है। तो पूछना बताइए इस डॉट का वेट कितना होगा, वेट इन ग्राम बताइए। ये क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक डॉट लगा है पेंसिल से, उसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो बताओ इस डॉट का वेट कितना होगा। कुल मिलाकर के आपको इतने एटम्स का वेट निकालने के लिए बोला गया है। भाई जिस डॉट में जितने एटम्स होंगे उसी का वेट निकालने के लिए बोला गया आपसे। पहले तो ये बताओ सर कि आप बार बार बोलते हो कि मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल में जो हमें पहले पता होता है हम वो पहले कर लेते हैं। तो सर हमें इसमें क्या पता है? तो ये तो आपका काम है ना, यही तो आपका एक मतलब वो कह सकते हो कि IQ है, सोचने की कैपेसिटी है जिससे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। तो सर मुझे यहाँ पर एक हिंट दिया जा रहा है और वो हिंट ये है कि पेंसिल का डॉट लगा हुआ है। और सर मैं तो पढ़ा हूँ यार, मेरे जो हम लोग जो पेंसिल यूज़ करते हैं सर वो तो ग्रेफाइट का होता है, और ग्रेफाइट तो सर कार्बन होता है। अरे कन्फर्म, तो पेंसिल डॉट मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये कार्बन का है ना? कौन सा कार्बन? C612। करेक्ट है बच्चे? तो जब ये पता चल गया तो कहानी खत्म नहीं होगी? बताओ तो, हो गई कहानी खत्म? कैसे सर? अरे इसका वेट 12 ग्राम है तो इसका वेट 12 ग्राम में लिख दो। तो बताओ बच्चे इन 12 ग्राम C612 कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? क्योंकि एटम है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास ले लेते हैं तो हमने ग्राम एटॉमिक मास लिया तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे बच्चे? एवोगाड्रो नंबर। एटम का मास ग्राम में लिखें तो भी एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लिखें तो भी एवोगाड्रो नंबर। बस फर्क इतना है कि मॉलिक्यूल होता है, एटम में एटम होता है। ठीक, तो 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम सर इसमें इतने आ गए। तो सर इससे तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना। कैसे? अरे सर इफ Na एटम्स अगर वहां पर हैं, Na एटम्स हैव वेट कितना? 12 ग्राम। भाई Na एटम का वेट 12 ग्राम है, करेक्ट है ना? तो बताओ फिर एक एटम का वेट कितना होगा? तो 12/Na। तो कितने एटम का वेट पूछ रहा है आपसे? 3 इंटू 10 की पावर 12। तो बताओ 3 इंटू 10 की पावर 12 एटम का वेट कितना होगा? तो 12/Na इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 12। सर निकल गया आंसर। हो गया बच्चे कि भाई हमने पेंसिल डॉट से पता चलिए 12 कार्बन है और कार्बन के 12 ग्राम में इतने एटम होते हैं। तो इतने एटम का वेट अगर 12 ग्राम है तो इस डॉट में कार्बन ही है ना, इसका मतलब। तो 12 ग्राम में इतने एटम का वेट 12 ग्राम है, तो इतने एटम का वेट 12 ग्राम है, तो एक एटम का कितना? तो इसमें कितने एटम है डॉट में? इतने। तो इतने एटम का वेट कितना? आंसर आ गया। मजा? ये क्वेश्चन IIT में आया था। मैंने नीट के 2 क्वेश्चन आपको कराए, उसका लेवल दिखाया। IIT के क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया है, उसने डॉट लगाया लेकिन हिंट दिया पेंसिल डॉट। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो IIT के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से कुछ लगाना पड़ता है। तो ये इंजीनियर्स हैं यार, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ऐसा भी मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन कभी मेडिकल में नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। IIT मेंस और मेडिकल में एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है कि IIT मेंस का अगर 2012 का पेपर होगा ना, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस आपको नीट के 2016 या 2017 में देखने को मिल सकते हैं। ये है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा बाइफर्केट मत करिए कि IIT और नीट, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसमें आपको मैंने नीट और मेडिकल या IIT में बाइफर्केट करके पढ़ाने के लिए नहीं रखा है। पूरा कॉन्सेप्ट सभी को देता हूँ बराबर, चाहे IIT का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो, हर कॉन्सेप्ट सब में काम करता है। एक एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के लेवल में केवल डिफरेंसेस आते हैं, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं आते, कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको मजा आया होगा करके, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है बच्चे। हो देखो अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये एक एसेट नाम का मॉलिक्यूल है। यू नो दैट दिस इज अ सल्फर, है ना। सल्फर एक्चुअली हम लोग लिख देते थे, हम लोग सल्फर ऐसे लिख देते हैं, बट इट इज रॉन्ग, ठीक है। उसके पीछे हम बाद में बात करेंगे आगे चैप्टर्स में, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक हमारा डेविएट हो जाएगा। फिलहाल ये जो एसिड है इसको बच्चे कहा जाता है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ठीक है बच्चे। कौन सा सल्फर कहते हैं इसको? ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ठीक है बच्चे। एसिड जो होता है कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है बच्चे। अब यहां पर एक सल्फर होगा, एक सल्फर इसके बीच में, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है ना, तो 2 बॉन्ड के साथ आराम से अटैच हो सकता है। यू कैन सी, देखो 8 हो गए होंगे, 2 2 4 1 5 3 8। डन बेटा। इसको पकड़ रिंग कहा जाता है। कौन सा रिंग कहा जाता है बच्चे?
पकड़ रिंग, यानी एक तरीके से पकड़ यानी सिकुड़ा हुआ, सिकड़ गया है बिल्कुल, है ना। ये बिल्कुल राजा के उसके क्राउन की तरह लग रहा है, ठीक है। पकड़ रिंग, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। तो ये आपको दिया गया था, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। कह रहा है कि इसमें 2.56 ग्राम, ध्यान दीजिएगा जरा, कितने ग्राम बच्चे, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.56 ग्राम ऑफ एसिड। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो जो तुम्हें ऊपर एसिड दिया गया है ना, कह रहा है उसके 2.56 ग्राम में, कितने में बच्चे, 2.56 ग्राम में आपको क्या निकालना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है 2.56 ग्राम में। तो क्या करें बताओ। तो पहले वही चीज, सर आपने जैसा बताया, जो हमें पता है पहले वो करेंगे। तो पहले तो ये चेक करो कि यार एक सल्फर पर लोन पेयर होता कितना होगा। तो सल्फर के लास्ट में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6, देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, 2 4 6, और उसमें से 2 ने तो बॉन्ड बना लिया होता है, सल्फर 2 बॉन्ड बना ही लेता है, तो बाकी जो 2 लोन पेयर बच्चे वो ऐसे बचे रह जाते हैं। और हमें इन्हीं लोन पेयर्स को काउंट करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालना, पेयर में निकालना है। तो बताओ एक सल्फर में कितने लोन पेयर बच्चे, 2। तो अगर इस वाले सल्फर पे 2 लोन पेयर, तो हर सल्फर पे 2 लोन पेयर होंगे ना, तो 8 सल्फर पे कितने हो गए, 16। ओके चलो सर, तो चलो सबसे पहले बताओ तो ये एसिड क्या है, जो हमें पता वो करने जा रहे हैं। पहले बताओ एसिड क्या है, मॉलिक्यूल है, करेक्ट। तो अगर एसिड मॉलिक्यूल है तो इसका जो है ना, तुमको एटम तो पता है, इसका ग्राम निकाल लेते हैं। एक सल्फर का मास बच्चे 32 होता है, और 8 सल्फर है तो 32 × 8 कितना आ गया बच्चे, 256 ग्राम। ये लो मैंने ग्राम में लिखा, ग्राम में लिख दिया अपने मॉलिक्यूल को, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हो गया तो इसका मतलब इन 256 ग्राम में अगर हमसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते बच्चे, एवोगाड्रो नंबर। एटम होता तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होना उसमें। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन होंगे, अगर ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हो तो नंबर ऑफ एटम एन होंगे। फिलहाल ये मॉलिक्यूल हमें पता है क्योंकि एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है। देन बच्चे हमें पता हो गया, हमें पता ही है एक्चुअली, है ना। तो इन 256 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, लेकिन सर हमें मॉलिक्यूल नहीं निकालना है, लोन पेयर निकालना है। तो बताओ बच्चे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें इतना है, फिलहाल एक मॉलिक्यूल जो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज ओनली 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर पर 2 लोन पेयर, तो टोटल एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर है, तो एक सल्फर पे 2 लोन पेयर, तो 8 सल्फर पे 16 लोन पेयर हो जाएंगे बच्चे। तो अगर मैं पूछूं इन 256 ग्राम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताओ बच्चे कितने हो जाएंगे फिर अब इसमें। तो सर 256 ग्राम में मॉलिक्यूल कितना है, Na है, और एक मॉलिक्यूल में 16 लोन पेयर होंगे सल्फर के, क्योंकि एक सल्फर पे 2 लोन पेयर, तो 8 पे 16। तो सर एक मॉलिक्यूल 256 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने, और एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बताओ बच्चे टोटल 256 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मॉलिक्यूल्स कितने बच्चे, Na, इतने तो मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 16। तो Na में कितना हो जाएगा, Na × 16 इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया। 256 ग्राम में इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया बच्चे, 256 ग्राम में बच्चे इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने निकाल दिया। क्या लगता है ये मेरे को निकालने के लिए किसी ने बोला था कि मैंने खुद निकाला है? सर आपने खुद निकाला है, हमें पहले से पता है, यही तो मैं समझाता हूं तुम लोगों को, और कुछ नहीं करना है। तो सर 256, भाई देखो उसने पूछा 2.56 में इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, हमने कहा 2.56 की बाद में देखेंगे ऐसी की तैसी, पहले इसमें जितना हो सकता है पहले वो निकाल लो, निकाल दिया। मजा आया भाई। 256 ग्राम में मॉलिक्यूल इतने, एक मॉलिक्यूल में 16 लोन पेयर, तो Na मॉलिक्यूल में Na × 16। अब काम खत्म। तो 56 ग्राम में हमने लोन पेयर निकाल रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कितने ग्राम में निकालना बच्चे, 2.56 निकाल दें। ओहो सर यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड 7th 8th वाला। चूंकि 256 ग्राम में इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर कितना आ रहा बच्चा, Na × 16। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर, यार यहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा यार, इधर कर देते हैं बच्चे, ठीक है। बताओ बच्चे इन 256 ग्राम में इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ रहा बच्चे, Na × 16। तो बताओ बच्चे 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, 1 ग्राम में तो Na × 16/256। तो बताओ बच्चे 2.56 ग्राम में पूछा था ना, तो 2.56 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चा, तो Na/256 × 16 × 2.56।
बच्चे इसे सॉल्व कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे 2.56 ग्राम में। ये इससे कटा 10⁻², तो 16 इंटू Na इंटू 10⁻², ये आ गया आंसर सर। ये लीजिए, निकल गया सर, आया। और इस क्वेश्चन को देख के आपको लग ही गया होगा कि IIT का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी IIT JEE में आ चुका है। डन। सो यार देखो, IIT में है कि नीट में है, हमने को क्या पता, अपने को जो कॉन्सेप्ट आपने बताया सर वही से कर रहा हूँ, मेरा आंसर निकल रहा है। भाई तुमने 2.56 ग्राम में पूछा, मैंने कहा देख लेंगे तेरे को बाद में, पहले इसको निकाल लूँ। इसको मैंने निकाला 256 ग्राम, इसका टोटल वेट होगा मॉलिक्यूलर मास, और एक मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिख लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाते हैं। एक मॉलिक्यूल में, एक सल्फर पे दो लोन पेयर है तो 8 सल्फर एक मॉलिक्यूल में, तो 16 हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 16 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो Na मॉलिक्यूल में N × 16 हो गए, तो 256 ग्राम में इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया Na × 16। तो 256 ग्राम में इलेक्ट्रॉन पेयर अगर Na × 16 है तो 1 ग्राम में Na × 16 बाई 256, 2.56 में कितना आ गया, काम खत्म। समझ रहे हो आप? 11th की न्यूमेरिकल लगा रहे हो लेकिन आप 7th 8th की न्यूटरी मेथड से लगा दे रहे हो, बस यही आपको पकड़ के रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। डन बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग जो हम न्यूमेरिकल्स में समझते हैं, और जो लास्ट लेक्चर में मैंने जितना डिटेल आपको बताया उसी से मैं सब लगा रहा हूं ना। कुछ भी अपने नया कोई फॉर्मूला ला करके नहीं, देखो बेटा ये फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, सिंपल। डन। और इस पर अगर आपका कमांड हो गया ना तो न्यूमेरिकल आपके बहुत आसान होने वाले हैं, बहुत ज्यादा ही आसान होने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग लास्ट क्लास में भी बोला था अपने पहले लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में कि बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा ना बच्चों, वैसे वैसे मेरे कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन कितना ही क्यों ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हमारे कॉन्सेप्ट अगर हमारे साथ है तो वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। डन। सो यहां तक की सारी बातें हमने कवर कर ली, ठीक है, श्योर। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरा उसको ध्यान से करके और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या क्वेश्चन है सुनिए। क्वेश्चन है कि ये एक आदमी है, ठीक है, इसका नाम एक्स है, या पीटर ईटर जो मानना मान ले यार, है। इस इंसान को ना 6.022 10⁻23 रुपीज दिए गए। कितने दिए गए बच्चे? 6.022 10⁻23 रुपीज इसने कमाए, या इसको दिए गए, कहीं से मिल गए, लॉटरी में जीत गया, तो इसको इतने रुपए दिए गए। अभी इस बंदे को अचानक जितना पैसा मिला है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, 10 लाख रुपीज, 10⁻6 रुपीज पर सेकेंड खर्च किया। कितना खर्च किया बेटा बच्चे? 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन रुपीज, यानी 10 लाख रुपीज उसने पर सेकेंड खर्च किया, ठीक है। इस बंदे को इतना पैसा दिया गया और इसने उसको खर्च कैसे किया? 10⁻6 रुपीज पर सेकेंड इसने एक्सपेंड किया, खर्च किया, ठीक है। ठीक है, एक्सपेंस किया इसको 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है, बताओ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ही और शी कैन एक्सपेंस ऑल रुपीज, ऑल मनी। बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर वो 10 लाख रुपीज पर सेकेंड खर्च करता है या करती है और उसके पास इतने रुपए हैं, तो बताओ उसको कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे उसे, ही या शी जो भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को भी पैसे खर्च करने कहा के यार, तो उसको कितने साल लगेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ही और शी कैन एक्सपेंस ऑल मनी, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, और ये क्वेश्चन आईटी में आ चुका है ऑलरेडी। तो चाहे नीट वाले बच्चे ये लेक्चर देख रहे हो, चाहे जेई वाले देख रहे हो, इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें अपने आंसर्स को जरूर बताइएगा, ठीक है। डन। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में जो भी बेसिक चीजें की हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों, ठीक है। सो मजा आया आपको? लेक्चर 1 में जो भी कॉन्सेप्ट्स पहले मैंने आपके बिल्डअप किए, जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो मैंने उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा के ये प्रूफ कर दिया कि यस वी कैन, हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर ये क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है XY2 और एक कंपाउंड बच्चे X3Y2, ठीक है, ये कंपाउंड है आपके पास, दो कंपाउंड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग है आजकल, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग है आजकल। तो दो कंपाउंड है आपके पास,
एक XY2 और एक X3Y2 है, ठीक है बच्चे। अब इसके 9 ग्राम लिए गए, इसके बच्चे 10 ग्राम लिए गए, इसका मोल 0.1 मोल है और इसका जो मोल है वो भी 0.1 मोल है, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि XY2 नाम का कंपाउंड है, उसके 9 ग्राम मतलब 0.1 मोल में इतने ग्राम है और इसके 0.1 मोल में इतने ग्राम है। दो अलग अलग वेटे हैं, दोनों अलग अलग मोल हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ X एंड Y का एटॉमिक मास कितना होगा। करेक्ट है, ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। भाई X और Y तो एटम ही होंगे ना, वही एटम ने तो मिलकर के XY2 और X3Y2 नाम के मॉलिक्यूल बना रखे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसमें X और Y लगे हुए हैं, तो X और Y के एटॉमिक मास कितने होंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन आया मेरे पास, अभी मेडिकल में क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे करा जाए सर, क्या लगाया जाए दिमाग? तो बिल्कुल नहीं, हमने क्या बोला, जो हमको पता है वही करेंगे, बाकी दुनिया जैसी तैसी में। तो देखो बच्चे, एक बात बताना खाली, बच्चे एक बात बताओ, अगर हम वेट इन ग्राम किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वेट इन ग्राम अगर हम एटम या मॉलिक्यूल का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बच्चे? तो ऐसे निकालते हैं ना कि उसके कितने मोल हैं और इसको उसका कितना एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है। क्यों बच्चे, क्लियर है ना? ऐसे ही करते हैं ना। और अगर हम यहां पर मॉलिक्यूल दिए गए तो हम मॉलिक्यूल ही लेके चलते हैं, तो उसके मोल इनटू उसके मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही करते हैं बच्चे हम लोग। आप चाहो तो कहीं भी करके देख लेना, कहीं भी। भाई वेट इन ग्राम, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जा रहा है, सपोज करो, मान लो हमने आपसे पूछा, ऐसे देखो यहां पर देखो, तुम समझ जाओगे। मान लो हमने आपसे पूछा, बताओ 88 ग्राम CO2 के मोल्स बताओ, ठीक है बच्चे। एक बात बताओ बच्चे, 88 ग्राम तो बाद में देखेंगे, इसका कितना होता है 44 ग्राम। तो बताओ बच्चे 44 ग्राम में इसके कितने मोल्स होंगे? तो 1 मोल, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में ले लिया तो वो 1 मोल के बराबर ही होगा, सही है ना। तो 44 ग्राम में इसके मोल्स कितने हैं? 1 है। तो बताओ बच्चे 88 ग्राम में इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 2 मोल्स, सही है ना बच्चे, सही है ना बच्चे। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो मुझे इसका वेट निकालना है ग्राम में, अगर मान लो इसका मुझे वेट निकालना है ग्राम में, CO2 है उसका वेट हमें ग्राम में निकालना है, तो यार हम एक काम नहीं कर सकते क्या कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम ये लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैसे सर, प्रूफ करो इस बात को। तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, बड़ा सिंपल प्रूफ हो रहा है यार। बेटा हमें मोल्स निकालने थे, ठीक है। वेट तो कितने वेट का 88 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका 44, 2 आ गया। और यहां भी आप देख लो आपके 2 ही मोल्स आ रहे हैं। 44 ग्राम में 1 मोल, तो 88 ग्राम में 2 मोल्स। और यहां से भी देखो मैंने मोल्स निकाला तो 2 ही निकाला वेट बाय मॉलिक्यूलर मास करके। इसका मतलब साफ है कि जो आप कर रहे हो सर दैट इज अ वैलिड थिंग, करेक्ट है। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि वेट इन ग्राम जो होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बच्चे बताओ मोल बराबर क्या हो जाएगा? बच्चे बताओ मोल बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, सही है। वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चे। तो यानी कि अगर हम ऐसे इसको लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, ऊपर वाला छोड़ दो, इसको ऐसे लिख दो क्योंकि यहाँ से क्लियर हो ही जा रहा, तो उसको लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। बच्चे मोल को शो करते हैं स्मॉल n से, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से। ये लो मैंने आज के बाद ये जस्टिफाई कर दिया, अब इसी को फॉलो करना है तुम्हें, हो गया। तो यार वो फॉर्मूला थोड़ी ना है, आपको लगता है ये फॉर्मूला है सर ना, अरे देखो ना यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है यार, प्रूफ किया हुआ है कि फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको फॉर्मूला बना ले तो देन इट इज डजंट मैटर फॉर अस, ठीक है, डन।
तो रिमेंबर दैट मोल कॉन्सेप्ट में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअली एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्लियर है ना, हमने यह प्रूफ किया कि 88 ग्राम CO2 में मोल्स पूछ रहा था, तो मैंने पहले 44 ग्राम में तो 1 मोल हो गया, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर तो 1 ही मोल होगा, तो 88 ग्राम में 2 मोल हो गया। अब अगर हम ये फॉर्मूला लगाते नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वेट 88 ग्राम में मोल्स 44 है मॉलिक्यूलर मास, तब भी 2 ही मोल आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जीक्यूट है, सही है, ठीक है। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया। सर अब ये देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बेनिफिट ध्यान से समझना। तो बच्चे हमारा क्वेश्चन क्या था, समझ में आ गया होगा आपको, एक्स वाई का एटॉमिक मास निकालना मुझे इसमें, ठीक है। तो बच्चे एक बात बताओ, इसका वेट इतना और इसका ये इतना, पहले बताओ तो ये जो XY2 है, बताओ बच्चे XY2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा, x का मास प्लस 2 इंटू वाई का मास, डन। x का एटम का मास प्लस 2 इंटू वाई एटम का मास, ऐसे नहीं निकालते, जैसे मान लो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, तो वही तो मैं भी कर रहा हूं। तो x का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू वाई का एटॉमिक मास, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा बच्चे। अब इसका हमें वेट दिया गया और मोल्स दिया गया, तो बच्चे ये फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज नॉट अ फॉर्मूला, दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, सो वी नो दैट। तो बताओ XY2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XY2 इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वेट इसका कितना है 9 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है x प्लस 2y, ठीक है बच्चे। अब यार ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स भी सर हमें दिया गया कितना 0.1 मोल, तो यहां रख दो, तो 0.1 मोल इक्वल टू 9 बाई x प्लस 2y, करेक्ट है बच्चा। तो कितना आ गया यहां से 0.1 x प्लस 0.1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0.2y बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1 आ गया बच्चे, देखो तो आ गया। तो सिमिलरली इसके लिए कितना आ जाएगा बताओ इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए बताओ इक्वेशन नंबर 2 कितना आएगा, देखो तो करके। तो यहां सर आ जाएगा, इसके नंबर मोल्स भी 0.1 है ना, तो यहां भी वही आने वाला है 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू यहां पर ग्राम है 10, चेक कर लो बच्चों आएगा, क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखोगे, जैसे इसका लिखा x प्लस 2y तो इसका क्या लिखोगे 3x प्लस 2y, और 3x में जब मोल्स के देखो मोल्स बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर मास करोगे, तो यहां पर भी जब ये देखो यहां पर कर दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3y2 इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इसका 0.1 ही है, वेट इसका कितना है बताओ, वेट कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो x3y2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 3x प्लस 2y, ठीक है बच्चे। अब ये 3x प्लस 2y में 0.1 का मल्टीप्लाई करो तो 0.3x प्लस 0.2y बराबर 10 आ जाएगा, आ गया। अब यू हैव टू इक्वेशंस, बच्चे आपको क्या लगता है आप इसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, मैं एक करके दिखा दे रहा हूं। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस बाई इक्वेशन 2, क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो सकता है, और बच्चे अगर ये कैंसिल हो गया तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 में से 0.3 माइनस करोगे तो बच्चे 0 माइनस का 0.2 आ जाएगा बच्चे, और यहाँ 9 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो x बराबर कितना आ गया बच्चे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन 0.2, यानी कि कितना आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ बच्चे आ गया x इक्वल टू 1 बाई 0.2, तो ऊपर जाएगा बेटा तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, तुम लोग मैथ्स वाले हो, तो 0.2x इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ 9 माइनस 10 करोगे तो माइनस 1 आएगा, यहाँ 0 माइनस 1 से 0 करो तो माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर ये 0.1 है, नहीं तो नीचे लिख देंगे तो आ जाएगा ये 10, तो बच्चे यहाँ कितना आ गया 2x इक्वल टू 10, तो बच्चे x इक्वल टू कितना आ गया 5, ये लो। और बच्चे अगर x 5 आ गया तो x की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y निकल जाएगा। तो x का मॉलिक्यूलर वेट तो सर 5 आ गया, x का एटॉमिक मास तो 5 आ गया, y का कितना आएगा यार, तो हमारे पास इक्वेशन कोई भी उठा लो ना, ये वाला उठा लिया चलो, 0.1x प्लस 0.2y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब हमें x पता है तो कितना है 0.1 इंटू 5x है 0.2y और इक्वल टू 9, ये हमें नहीं पता सर, तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.2y इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कर दो, 0.2y इक्वल टू 9 माइनस 0.5 करोगे तो 8.5 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया बच्चे, तो y बराबर 85/2 आ गया, तो ये आएगा 2 4 जा 8 है ना बच्चे, और 2 2 जा 4 42.5, तो y की वैल्यू आ गई 42.5।
आ गया, हो गया। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ द क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भैया इसके मोल्स मैं आपको दे रहा हूँ, वेट आपको दे रहा हूँ, इसके भी मोल्स आपको दे रहा हूँ, वेट आपको दे रहा हूँ, खाली मुझे एक्स और वाई का एटॉमिक मास बताओ। तो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला निकाला कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर मास होता ही है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा यहाँ रखा है इसका, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट इसका 9 है और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो इसका जो मॉलिक्यूल इसका मास x + 2y होगा, रख दिया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। सिमिलरली बेटा x3y2 का भी एक इक्वेशन बन गया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x निकाला, फिर y निकाला, काम खत्म। ठीक है, सो ये मेडिकल में क्वेश्चन आया था, आपको लग रहा है, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा, तो इसलिए टाइम टेकिंग है। अदरवाइज इसमें अगर आप जल्दी से करते हो, मैथ्स थोड़ी इतनी बार सबकी अच्छी होती है कि कम से कम 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो 2 इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। सो दिस इज द 2 इक्वेशन जो मैंने बनाया इस फॉर्मूले से। सो दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, मैंने पहले ही बताया कि दिस इज द कॉन्सेप्चुअल थिंग जो मैंने प्रूफ कर दिया। डन, चलिए, तो 4 नंबर हो गए आपके। ठीक है, चलो बच्चे, तो यहां तक तो हमें सारी बातें समझ में आ रही है सर, कि आपने जो पहला लेक्चर लिया था मोल कॉन्सेप्ट का, उसी के दम पर आप इतने सारे क्वेश्चन करा पा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग ना बच्चे, कि हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो, नाउ वी कैन मूव फर्दर। अब सर अगला कॉन्सेप्ट क्या, हम तो सर एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो बोलोगे सब निकाल डालेंगे, किसी में भी, कितने भी ग्राम में, कितने भी क्वांटिटी में। लेकिन समस्या पता क्या आती है, जब गैस की बात आती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, कि गैस का वॉल्यूम निकलता है बच्चे, गैस का वॉल्यूम होता है। वेट हम गैस का बहुत रेयर केस में जस्टिफाई कर पाते हैं, वॉल्यूम इज द क्योंकि गैस क्या होता है, आप जिस कंटेनर में रखते हो ना, उसी के वॉल्यूम के बराबर वो कंटेन कर लेता है उस चीज को। तो गैस का वॉल्यूम होता है, और अभी तक हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वेट मास इन्हीं से पे कर रहे हैं, क्योंकि गैस है तो वॉल्यूम की बात आएगी। तो देखो, जब प्रॉब्लम आई कि भाई गैसियस स्टेट में अगर कोई मान लो मॉलिक्यूल या एटम हमारे पास है, अगर गैसेस स्टेट में कोई मॉलिक्यूल और एटम हमारे पास है या आयंस हमारे पास है, तो उसको डील कैसे करेंगे, उसको तो वेट से डील नहीं कर सकते, फंस गए। तो गैस के लिए एक हाइपोथेसिस है एवोगाड्रो ने, मतलब एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था इनका, एवोगाड्रो का। तो एक एवोगाड्रोस का हाइपोथेसिस आया था। एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस कहता क्या है, तो एवोगाड्रो ने गैसेस पे बहुत सारा रिसर्च किया। तो एवोगाड्रो का रिसर्च ये कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब तुम कोई भी गैस ले रहे हो ना, बस शर्त ये रखना, मान लो तुम 1 गैस ले रहे हो, 10 गैस ले रहे हो, 20 गैस ले रहे हो, 4, 5 जो जितने अलग अलग तरह के गैस लेने तुम ले लो, शर्त ये है कि टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना है तुम्हें, या आप इसको कह लो कांस्टेंट रखना है तुम्हें। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर different types of gas with the same quantity contain same number of molecules। ये था कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है बच्चे, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि भैया अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और उस सिचुएशन में हम अलग अलग गैस ले लें, फर्क ये नहीं पड़ता कि तुम गैस कौन सा ले रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि उनकी क्वांटिटी सेम ले लेना। मतलब क्वांटिटी सेम कैसे लेंगे सर, तो सेम वॉल्यूम के कंटेनर ले लो, है ना, उनमें गैस कुछ भी माना है भरते चले जाओ। तो उस केस में उनमें पाया जाने वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सब में सेम होंगे। समझ में आ रहा है? सो मीन्स इसका सर, मीन्स इसका, मान लो तुमने एक ये कंटेनर लिया, तुमने एक कंटेनर ये लिया, तुमने एक कंटेनर ये लिया, बच्चे तुमने 3 कंटेनर लिए और ये फिक्स कर लिया कि इसका जो वॉल्यूम है मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम बच्चे V2 है, इसका वॉल्यूम बच्चे V3 है, एंड ऑल द वॉल्यूम्स आर सेम। मैंने बोला था ना क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अब तुमने इसमें कोई गैस भर दिया है, मान लो बच्चे ये गैस जो है ये X है, ये X गैस है बच्चे, इसमें तुमने कोई गैस दूसरा भर दिया है बच्चे, इसमें जो गैस है वो Y गैस है, और इसमें तुमने कोई गैस और भर दिया है बच्चे, ये जो गैस है ये मान लो Z गैस है, एंड दीज ऑल गैसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब ऑल गैसेस आर डिफरेंट। और मैंने कंडीशन ये ले ली है कि भाई मैं एट STP पे ले रहा हूं,
ठीक है बच्चे, एसटीपी का मतलब सैचुरेटेड टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। आप कई जगह पर इसको एनटीपी के नाम से भी बोल देते हैं, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो प्लीज नॉट बी सो मच कंफ्यूज्ड, हालांकि कंफ्यूजन की बातें हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें भी थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन वो हम लोग यूज नहीं करते अभी, हमारी बुक्स में वो सब चीजें चेंज नहीं हुई, तो मैं वो सब बता देता आपको। तो एसटीपी एनटीपी आप ले सकते हो, ठीक है। तो एसटीपी एनटीपी का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना। जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चे, 298 केल्विन। और बेटा स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बच्चे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बच्चे। तो एसटीपी बोल दिया ना, तो इसका मतलब तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि वहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारा 1 एटीएम होगा। डन। तो अभी हम लोग प्रेशर एटीएम पे ही लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम यही प्रेशर को एटीएम की जगह बार में ले लें तो हमारा टेम्परेचर वहां पर चेंज होता है, प्लस काफी चीजें बदल जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के, आप टेंशन मत लेना। हालांकि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है वो। तो हमने अलग अलग गैसेस तो ले लिया और उनका वॉल्यूम सबका सेम है। इससे पता चलता है कि जो कंटेनर के अंदर गैस भरा होगा सब सेम क्वांटिटी में होगा, गैस सब अलग अलग है लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि एसटीपी पर सब तीनों के तीनों वैलिड है। तो अगर हम एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस को लगाएं, तो एवोगाड्रो की बात माने तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया जाए, अलग अलग गैस को आप सेम क्वांटिटी में ले लेते हो, तो सब में पाए जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब ये मान लें कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें भी N1 है, इसमें भी N1 है, इसमें भी N1 है। एम आई क्लियर बच्चों। तो ये भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1, यहां भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1, यहां भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1, यानी ऑल द कंटेनर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। तो ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। द क्वेश्चन इज जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सर वो कितने हैं? तो बताया गया कि जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। मतलब कि गैस के लिए भी सेम चीज। तो मतलब कि ये हो गया कि जो सर यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है वो 6.022 10 टू द पावर 23 है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कि वो कांस्टेंट है, तीनों में अलग अलग गैस हो तो भी वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो मतलब अब दिमाग में बस गया क्या कि भैया गैस तुम्हारा कुछ भी हो, एसटीपी पर अगर हुआ और गैस की क्वांटिटी सेम हुई तो एवोगाड्रो नंबर ही होगा। गैस के लिए कंडीशन क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज ये क्वांटिटी कितनी होगी? जैसे नॉर्मल कंडीशन के लिए हमने क्या पढ़ा, 1 मोल अगर होगा तो एवोगाड्रो नंबर होगा। तो यहां गैस में वॉल्यूम की बात हो रही है यार, यहां 1 मोल नहीं ले पा रहे हम, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो सर ये वॉल्यूम कितना होगा? तो जो वॉल्यूम का ऑब्जर्वेशन किया गया तो दिस वॉल्यूम इज 22.4 लीटर बच्चे। कितना? 22.4 लीटर। यानी कि अगर एसटीपी पर या एनटीपी पर आप 22.4 लीटर दुनिया का कोई भी गैस उठा लो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा इतना होगा, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। डन। जैसे नॉर्मल एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए क्या किया गया, अगर एटम का मास ग्राम ले ले तो ग्राम एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1 मोल होंगे, यानी कितने एटम होंगे, एवोगाड्रो नंबर होंगे। मॉलिक्यूल के लिए ले तो अगर मॉलिक्यूल का मास ग्राम में ले ले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर होंगे। तो वैसे गैस के लिए अगर आप गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लेते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा इतना ही रहेगा। आ गया? तो कुल मिला के गैस के न्यूमेरिकल करने में आपको क्या सोचना है कि गैस का वॉल्यूम किसी तरह से 22.4 लीटर ले आए तो इतना मॉलिक्यूल आ जाएगा, गैस कोई भी हो। अब यहां पर भी देखो, जैसे प्रीवियस में हम लोग एटम मॉलिक्यूल जब कैलकुलेट कर रहे थे मोल्स के टर्म में, तो हमें क्या पता था कि भाई एटम दिया तो एटम का ग्राम एटॉमिक मास निकाल करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, क्योंकि वो तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर आएगा। मॉलिक्यूल्स में अगर मॉलिक्यूल दिया गया तो उसका भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा आ जाएगा। वैसे अगर गैस दिया गया होगा तो गैस में खाली तुम 22.4 लीटर वॉल्यूम निकाल लेना, यहां पहुंच जाओगे। तो गैस के न्यूमेरिकल करते समय आपको ये चीज पता है, जो प्रीवियस में हमें एटम और मॉलिक्यूल से लिए ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता था, उससे न्यूमेरिकल लगा रहे थे। गैस में हमको खाली इससे मतलब होगा, कोई भी गैस 22.4 लीटर हो जाए उतना मॉलिक्यूल आ जाएगा, काम खत्म। इज इट क्लियर बच्चे? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी क्लियर हो गया, क्या बोलना चाह रहा था एवोगाड्रो? ठीक है। सो क्या आपको इस एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से एक बात पता चली कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N? हाँ सर पता तो चली, क्योंकि देखो 22.4 लीटर होगा तो ही इतना मॉलिक्यूल होगा। यानी कि सर अगर हम वॉल्यूम को चेंज करें तो मॉलिक्यूल्स भी चेंज होंगे बच्चे, तो इसीलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हुआ, वॉल्यूम घटा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटा, वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा। अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल हो गया।
आ गया। तो यानी बताओ बच्चे, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना, तो 1 मोल बराबर तो सर इतना होता है, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो गया काम खत्म। गैस के लिए कहानी खत्म हो गई। अब हमको गैस के लिए इतना पता है कि 1 मोल दुनिया का कोई भी गैस उठा लेंगे एसटीपी पर तो 22.4 लीटर वॉल्यूम होना चाहिए। या फिर ये कह लो कि एसटीपी पर दुनिया में किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लिया तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ही होने हैं। डन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। सर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर यहाँ मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हो, एटम काहे नहीं बोल रहे हो? भैया जनरली ज्यादातर गैस जो होते हैं ना एटॉमिक नहीं होते, मॉलिक्यूलर होते हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग। अब मोनोएटॉमिक गैस कौन होता है? हीलियम होता है, तो उसमें एटम काउंट कर लो, बाकी सब मॉलिक्यूल ही होगा, है ना? करेक्ट। तो याद रखिएगा बच्चे, ये हमारे पास एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आ गया, ठीक है ना? करेक्ट है। अब आपको मैं जो बता रहा था ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली जो अगर हम मान लो ना एटमॉस्फेयर प्रेशर 180 में ले रहे हैं एसटीपी पे, अगर हम प्रेशर को बार में ले लें, प्रेशर को अगर हम बार में ले लेते हैं ना बच्चे, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर की जगह 22.67 लीटर हो जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा एसटीपी पे जब भी हम एसटीपी की बात करेंगे तो प्रेशर हमारा एटीएम पे ही होना चाहिए बच्चे, और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए बच्चे, ठीक है? इफ आई ध्यान दे जाओ, तो एसटीपी पर 1 मोल का गैस, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है बच्चा वो 22.4 लीटर रहेगा, ठीक है बच्चे? लेकिन अगर हम इसी एसटीपी पर अगर हम प्रेशर को बार में ले लें, बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर, यू नो दैट, है ना बच्चे? और टेम्परेचर वही 298 ही रहने दिया, लेकिन प्रेशर हमारा बार पे अगर चला गया, अगर हमने ले लिया, तो बच्चा उस केस में 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो चेंज होकर 22.67 लीटर हो जाता है। तो ऐसे में बच्चा देखो, जो तुम इसमें कैलकुलेशन करोगे वो डिफर आएगा, इसमें जो कैलकुलेशन करोगे बच्चे वो डिफर आ जाएगा। तो सर हम किस में करें? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज इन योर बुक्स, इन योर सिलेबस दिस पोर्शन इज नॉट देयर। Only you can utilize this one, where you can take the pressure in ATM, then you can define the volume 22.4 liter. Otherwise, if you take the pressure in a bar, then you can define the 22.67 liter. Okay? So remember that this is not in your syllabus, then you can go with this one. Sure बच्चों? Correct? लो सर, गैस भी कर लेंगे सर अब तो हम लोग, नहीं? क्योंकि देखो मोल कॉन्सेप्ट का मेरे क्या है, जो हमें पता है बस उसी से तो सारा काम दुनिया में चलना है, और क्या होता है, ठीक है? कोई एटम दे दिया, अब बोला कि इसके इतने ग्राम में बताओ कितने एटम, तो हमने कहा बाद में देखेंगे उतने ग्राम में कितना, हमारे एटम का ग्राम निकाल लेंगे, ग्राम एटम वास्तव उसमें नंबर ऑफ एटम तो पता चलेगा ना, एवोगाड्रो नंबर, तो फिर उसका जितने पूछेगा उतने निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल दे दिया तो उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में निकाल करके उसमें मॉलिक्यूल निकाल लिए, फिर जितने पूछेगा उतने में निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। तो अगर गैस दे दिया तो कितने भी वॉल्यूम में पूछे, पहले हमको तो ये पता है कि 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल या इतने मोल होते हैं, 1 मोल होता है, तो भैया जितने वॉल्यूम पूछोगे उतने में निकाल डालेंगे, क्या दिक्कत है? तो सेम फिनोमिना, सेम स्ट्रैटेजी, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, द ओनली द वन डिफरेंस इज देयर, इट इज अ गैस, दैट्स इट। तो इसलिए सारा डील हम यहाँ पर वॉल्यूम पे करते हैं। तो आई होप कि जो अभी तक हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे, गैस की कंडीशन में भी वही लगने वाला है, बस यहाँ वॉल्यूम है 22.4 लीटर, दैट्स अ सिंपल थिंग। डन है बच्चे? जैसे किसी भी एटम का मास अगर ग्राम एटॉमिक मास होता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम Na होता है, वैसे दुनिया किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर होता है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स Na होते हैं। दिस इज अ सिंपल वे। तो स्ट्रैटेजी सेम रखना है आपको। तो अगर हमने गैस के जो हाइपोथेसिस अभी डिस्कस किया एवोगाड्रो के, इसमें आपको कोई भी अपना कैरेक्टर न्यूमेरिकल को करने का चेंज नहीं करना, वही पैटर्न को फॉलो करना जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। जो हमें पता है पहले वो करेंगे, जो फिर पूछ रहेगा वो देख लेंगे। डन? करेक्ट बच्चे? अब ये हम एक नई चीज बता दे रहे हैं, हालांकि कोई पूछता नहीं, लेकिन आईटी वालों का भरोसा नहीं है, मेडिकल में तो नहीं आएगा, आईटी वालों का भरोसा नहीं, वो क्या पूछ रहे थे। तो याद रखिएगा कि जैसे आपको पता है कि अगर हम 22.4 लीटर गैस ले लेते हैं, कोई भी दुनिया का गैस 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी ले लेते हैं, तो बच्चे वहां कितना गैस आता है बच्चे? 1 मोल। 1 मोल मतलब बच्चे 6.02 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये तो अभी बताया था। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस ले लें एट एसटीपी पर, तो आपको पता है वहां गैस कितना हो जाएगा?
भाई 22.4 लीटर लेने पे 1 मोल यानी इतना आ रहा है मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस ले लिया है एसटीपी पे, तो वहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा 2.68 इंटू 10⁻19 आ जाएगा बच्चे। पता है क्यों? ये सर ये तो बहुत कम हो गया। कम नहीं होगा यार, ये लीटर में है बच्चे, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। आपको तो पता ही होगा ना, एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है बच्चे, 1 ml के। तो लीटर में कितना हो गया? 0.001 लीटर। तो आप दिमाग लगाओ यार, 22.4 लीटर ले रहे हो और यहाँ 0.001 लीटर ले रहे हो, तो मॉलिक्यूल तो घटेंगे ही ना यार। ठीक है, तो इतने छोटे कंडीशन पे भी हम गैस के मॉलिक्यूल निकाल ले रहे हैं। हालांकि इसका क्रेडिट, इसका तो चलो एवोगाड्रो खा गए क्रेडिट, लेकिन इसका जो क्रेडिट है ना वो लॉशमिट को जाता है। इसलिए इस नंबर को बेटा कहा जाता है लॉशमिट नंबर। क्या कहते हैं बताओ? लॉशमिट नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड बच्चों लॉशमिट नंबर। ठीक है, सो आने के चांसेस कम है, बट बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। इसीलिए आप हमारे चैनल पे आते हो। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? कंफर्म है? थैंक यू। ठीक है, तो ये गैस का सिचुएशन भी हमने अब डील कर लिया। तो अब चाहे सॉलिड कंडीशन पे हो चाहे गैस कंडीशन पे हो, हर तरह के एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की वैल्यू को हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो बताओ बच्चे, एक क्वेश्चन अगर हम करें, बताओ इन 100 लीटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बताइए। पूछ रहा है कि भैया अगर हम 100 लीटर ले लें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा। यार 100 लीटर लिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, हमें क्या पता? हमें तो पता 22.4 लीटर लेने पर दुनिया के किसी भी गैस का एसटीपी पे क्या आता है। तो वी नो दैट, ये भी एसटीपी पे है, ध्यान रखना। अगर नहीं भी लिखा है तो बेटा आपको एसटीपी लेना बच्चे। ठीक है, तो वी नो दैट एट एसटीपी अगर हम 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस लेते हैं तो बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आता है ये तो हमें पता है। जैसे मैं पहले कर रहा था वही कर रहा हूं मैं, एवोगाड्रो नंबर, ये हमें पता था पहले से। हाँ सर, तो 22.4 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना था, ये हमें पहले से पता था। तो आपको कितने में निकालना है? 100 लीटर में मॉलिक्यूल निकालना है, काम खत्म। तो बताओ बच्चे, 1 लीटर में CO2 गैस कितना हो जाएगा? Na बाई 22.4। कितने में निकालना बच्चे? 100 लीटर में इंटू 100, दैट्स इट, काम खत्म। आया मजा? भाई 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 लीटर में कितना होगा? यूनिटरी मेथड पुराना ही, जैसे मैं पहले कर रहा था वही कर रहा हूं मैं। फर्क इतना है वॉल्यूम का है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, अगर वो बोल देता कि CO2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम बताओ तो कैसे करते हैं? तो बताओ बच्चे, बाई 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है ना, और एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है? 2, तो Na मॉलिक्यूल में 2 into Na हो जाता। तो यानी 22.4 लीटर में ऑक्सीजन के एटम कितना है? 2 into Na। तो 100 लीटर में कितना आ जाता बेटा? तो खाली वहां 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, काम खत्म। सेम ही मेथड है ना जो पहले की तरह था, बस यहाँ वॉल्यूम आ गया और कुछ नहीं आया। मजा आ रहा है? So this is the way to define all the type of the numericals. This is the basic numericals of the mole concept. These are the basic numericals. जो आपके पास अगर NCERT या आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो तो उसके क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस का लेवल मैं भी बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ाऊंगा। जब मैं आपको उस लेवल का कॉन्सेप्ट दे दूंगा तभी तो। अब पता चला मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अभी दिया मैंने और इस पर बड़े बड़े न्यूमेरिकल कराने लग गया, दैट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। क्योंकि जब बड़े न्यूमेरिकल होंगे तो कॉन्सेप्ट भी कुछ ना कुछ नए नए आएंगे उसमें। भाई देखो, जितनी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आती है उस हिसाब से उसके सोल्यूशंस भी आपके चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं ना कि आप एक ही सोल्यूशन से अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो। इन अ सिमिलर मैनर केमिस्ट्री में भी, कि जैसे जैसे केमिस्ट्री का मैथ्स फिजिक्स सबकी बात यही है कि जैसे जैसे आपके पास डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ेंगे उसको करने के सोल्यूशंस के तरीके भी बढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास जो बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम्स है, जो NCERT लेवल या स्टेट लेवल के बुक्स के जो होते हैं प्रॉब्लम्स, वो सारे सॉल्व हम कर चुके हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब क्या करना है सर? अब ये करना है कि चलो ठीक है भाई, सॉलिड कंडीशन पे अगर होगा तो भी निकाल लेंगे नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो पूछोगे निकाल लूंगा, जितने पूछोगे उसमें निकाल लूंगा। गैस के बारे में बात करोगे वो भी जानता हूं क्या करना है मुझे। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर किसी, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी
मॉलिक्यूल के लिए, किसी कंपाउंड के लिए अगर ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए, ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए, तब क्या करेंगे? कि अगर किसी कंपाउंड का आपको बोल दे कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ मुझे, अपने को तो पता ही नहीं, सीखा ही कहाँ है, ठीक है। तो अभी तक हम देखें अगर, है ना, तो अभी तक अगर हम देखें तो हमसे तुम अगर ग्राम एटम पूछोगे तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल देंगे यार? वेट उसका एटॉमिक मास, ग्राम एटम बोल रहा है ना, तो उसका वेट अपॉन उसका एटॉमिक मास, है ना बच्चे। अगर मान लो ग्राम मॉलिक्यूल पूछ लेगा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सब फॉर्मूले नहीं है, तो तुम लोग खुद भी जानते हो, खुद भी बना लेते हो। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, मोल्स निकालने के लिए, ठीक है ना बच्चे। और क्या जानते हो? एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1 U बराबर भी, है ना बच्चे, ठीक है। और ये जानते हो कि 22.4 लीटर गैस at STP always contain 1 mole which is equivalent to Na molecules। अगर किसी का ग्राम एटॉमिक मास अगर ग्राम में ले लेते हो तो वहां पर भी नंबर ऑफ एटम्स बराबर Na आ जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो वो 1 मोल एटम होगा। अगर किसी भी एटम का मास ग्राम लिखते हो तो 1 मोल एटम होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम Na होगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास ले ले तो ग्राम में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें नंबर ऑफ एटम की जगह मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर, मतलब 1 मोल। ठीक है बच्चे। तो अभी हम लोगों ने इतने कॉन्सेप्ट देखे और इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आराम से कर पाते विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आप ये मान के चलो कि हमने अभी मोल कॉन्सेप्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का अभी हम लोगों ने कवर किया है सेक्शन नंबर 1। जो हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चे वो हम इससे आराम से लगा लेते हैं, है ना बच्चे। सेक्शन 1 सारे लग गए। एटम पूछे भाई, किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम पूछे, किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ आयंस पूछे, है ना, कुछ भी पूछे, वी कैन डू दैट। हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं बेसिकली, सारा करके दिखा देंगे। ठीक है बच्चे। तो दिस इज सपोज करो ये सेक्शन 1 है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन 2। सेक्शन 2 के न्यूमेरिकल कैसे होंगे? तो सेक्शन 1 के न्यूमेरिकल तो हमने देख लिए सर, आपने काफी करा दिए और हम लोग खुद भी करेंगे, आप लोग भी करोगे, है कि नहीं? इतना तो तय है यार कि आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप हुआ होगा मोल कॉन्सेप्ट को लेकर, ये मैं जानता हूं, मेरा दिल कह रहा है। अब आते हैं, बताओ बच्चे, सेक्शन 2 पर। तो सेक्शन 2 पे हम लोग बात करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकले। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकले, ये होता क्या है। और कई बार ये कई कंपाउंडों का हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो हम कहां से करेंगे सर, है ना। तो पहली बात तो समझिए, नाम ही रखा है ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है किसी का, तो हमें लगता है कि आपको नाम से काफी कुछ समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला खुद ही बना दोगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ग्राम मतलब ग्राम यानी वेट, और इक्विवेलेंट मतलब बच्चे इक्विवेलेंट वेट। ये लीजिए, ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। और फॉर्मूला मैंने कोई ऐसा नहीं कि और मैंने कहीं से बनाया, नहीं, दिस इज ए कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। ग्राम इक्विवेलेंट बोला तो ग्राम बाय इक्विवेलेंट हो गया, सिंपल। द क्वेश्चन इज, ये तो वेट है, ये तो वेट है जिस भी कंपाउंड का करना हो, एंड दिस इज द वेट ऑफ कंपाउंड या एटम, है ना बच्चे, तुम या आयन। मतलब जैसे हम किसी भी कंपाउंड, एटम और आयंस और गैस का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं मोल के फॉर्म में, वैसे ही दुनिया के किसी भी कंपाउंड, एटम और आयंस का हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। तो जिसका भी हमसे पूछेगा उसका वेट हम ऊपर रख देंगे, सिंपल है। लेकिन समस्या क्या है कि उसको डिवाइड किससे करेंगे? इक्विवेलेंट से, तभी ना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इसका यूनिट ग्राम हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया तो ग्राम इक्विवेलेंट कहलाएगा ये। बट द इशू इज दैट ये जो है ये इक्विवेलेंट वेट कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। और समस्या ये कि सर हमारा इससे दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि अभी तक लेक्चर में सर आपने इक्विवेलेंट वेट नाम का वर्ड यूज ही नहीं किया है। होता है कि आपने बताया भी नहीं किया, तो हम कहां से कर लेंगे?
क्वेश्चन तो अच्छा है। तो इसका मतलब सेक्शन 2 में हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट से नाता पड़ने वाला, पाला पड़ने वाला है, और हम उसको निकालने का फॉर्मूला तो आपको दे दिए, लेकिन समस्या क्या है कि ये तो बड़ा आसान है वेट वाला, किसी भी कंपाउंड एटम और आयंस का वेट बोलेगा तो हम रख देंगे खट से। इक्विवेलेंट वेट का क्या करेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा सेक्शन 2 में ये प्रॉब्लम आता है कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब पहला लेटर ई है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका क्या मतलब होता है सर। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या मतलब होता है इसका इक्विवेलेंट वेट का। ठीक है बच्चे, और याद रखना मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलूंगा। मैं न्यूमेरिकल के टाइप्स को बाइफरकेट करने वाला हूं। सेक्शन 1 में कैसे न्यूमेरिकल, बेसिक लेवल के अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल जो हम कर लेते हैं बड़ी जल्दी से, तो इससे थोड़ा सेक्शन 1 से थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। अब सेक्शन 2 में आए, ग्राम इक्विवेलेंट टॉपिक उठा लिया। सेक्शन 3 में जाएंगे तो कुछ और, सेक्शन 4 में, तो ऐसे करके टोटल 7 सेक्शन हम मोल कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि 7 ही तरह के न्यूमेरिकल ही होते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। बस जय कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, यू कैन डू दैट श्योर। तो पहले आप न्यूमेरिकल छोड़ते थे मोल कॉन्सेप्ट का, अब आप नहीं छोड़ोगे। तो लड़ाई क्या है कि सर इक्विवेलेंट वेट की कहानी हमें नहीं पता, ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट विच इज डिफाइंड बाय द कैपिटल ई। मार्कर भी यार दम तोड़ने लगता है। इक्विवेलेंट वेट क्या है सर। तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखो कई लोगों से आप पूछो इक्विवेलेंट वेट क्या, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बताता है, बोलता है इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है ना, मतलब अगर किसी को बोल दो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट, तो पता है क्या बोलता है, बोलता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लोगे डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यही जवाब देते हैं, और ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप भी जानते हो दिल से ये बात, ठीक है, कि इक्विवेलेंट वेट अगर आपसे कोई बोल देता है खट से बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, तो दैट इज अ फॉर्मूला ना यार। अगर आपसे कोई पूछे, सिंपली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम ये बोलोगे सन ऑफ एक्स वाई, मतलब अपने फादर का नाम बताओगे क्या, तुमसे पूछा तो तुम ही ना बताओगे। तो तुम लोग क्या कर रहे हो कि तुमसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट, तुम बता रहे हो फॉर्मूला, दैट इज नॉट अ वैलिड थिंग। तुमसे कोई पूछो व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा, तो तुम बता रहे हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या बात है यार, फॉर्मूला बता रहे हो, तुम तो साइन थीटा पूछा गया है ना। तो इक्विवेलेंट वेट पूछा गया तो फॉर्मूला बता देते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या, पहले ये सिखाओ। तो देखो बच्चे इक्विवेलेंट वेट है क्या, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि बच्चा एक ये कंपाउंड है, ठीक है, देखो भाई एक भाई साहब है, ये मान लो इनका एक्स नाम है, और एक ये है इनका वाई नाम है, ठीक है बच्चे, और इस वाई के पास हाइड्रोजन का एक एटम है, या क्लोरीन का एक एटम है, या बच्चे इसके पास एक ऑक्सीजन का एटम है। इनमें से कोई भी एक एटम होने को तो और भी हो सकते हैं, हम बेसिक एलिमेंट उठा रहे हैं जो ज़्यादातर कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो इस वाई के पास हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन में से कोई भी एक एटम हो सकता है। अब एक्स भाई साहब का मूड हुआ खराब, एक्स भाई साहब ने बोला कि भैया ऐसा है, मुझे करना है तुमसे रिएक्शन। एक्स भाई साहब ने बोला मुझे वाई भाई तुमसे करना है मुझे रिएक्शन। तो एक्स के वाई से रिएक्शन करने के लिए वहां दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये एक्स हाइड्रोजन अगर तो हाइड्रोजन से कंबाइंड हो जाए, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन से कंबाइंड हो जाए, या ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाए, तो इसके साथ मिलकर कंबाइंड हो जाएगा। या फिर ये जो एक्स है अपना कुछ अमाउंट यानी अपना कुछ मिनिमम वेट लगाएगा। डेफिनेटली दुनिया में कोई भी रिएक्शन कोई कंपाउंड करता है तो डेफिनेटली उसका अमाउंट या वेट चेंज होता है, दैट विल बी द चेंज। उसका मास चेंज हो सकता है, वेट चेंज हो सकता है, लेकिन वो कंजर्व रहेगा। मतलब इसका मास यहां से चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद वो लगभग दोनों बराबर आ जाएंगे। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। लेकिन अपने में ये कुछ ना कुछ चेंज करेगा भाई, टोटलिटी में वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज यहां जरूर होगा। तो जो भी ये अपना मिनिमम वेट लगा रहा है, किस लिए, टू रिएक्ट विद दिस कंपाउंड, टू रिएक्शन करने के लिए, टू रिएक्ट विद दिस कंपाउंड फॉर व्हाट, आइदर दिस एक्स कैन बी combined with H or one atom of hydrogen, one atom of chlorine, one atom of oxygen, or maybe this X atom minimum weight is utilized to replace this atom from the given compound Y. मतलब जो X नाम के भाई साहब हैं ये अपना कुछ मिनिमम वेट अप्लाई करेंगे, और उस मिनिमम वेट की वजह से रिएक्शन में अप्लाई करेंगे, उस मिनिमम वेट की वजह से आइदर दिस कंपाउंड कैन कंबाइन विद द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन,
or it can replace the hydrogen, oxygen or chlorine, then this minimum weight which is utilized during this process is called equivalent weight. तो यानी ये जो मिनिमम वेट यहां पर अप्लाई कर रहा है बच्चों, यही है इसका इक्विवेलेंट वेट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? फिर से सुन लो. दिस इज अ कंपाउंड है X, दिस इज अ कंपाउंड Y. मे बी पॉसिबल दिस Y कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन इन बेसिक एलिमेंट्स, मे बी अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं. ऐसे में ये X अगर Y से रिएक्शन करना चाहेगा तो X अपना कुछ ना कुछ मिनिमम वेट वहां पर यूटिलाइज करेगा. एंड ड्यूरिंग दिस यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वेट आइदर X Y से रिएक्शन करने के चक्कर में या तो ये हाइड्रोजन या क्लोरीन या ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा या इनको उनकी जगह से रिप्लेस करेगा. भाई वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन पे ना. इसको लगता है कि हम ये रिएक्शन तभी कर पाते जब इनको हटा देंगे, या इनको लगता है कि हम रिएक्शन तब भी कर सकते हैं जब हम इनके साथ ही कंबाइंड हो जाएंगे. तो अपने उस मिनिमम वेट की वजह से जो भी मिनिमम वेट अपना अप्लाई करेगा ताकि इनमें से किसी एक के साथ कंबाइंड हो जाए या इनमें से किसी एक को रिप्लेस कर दे, तो दैट मिनिमम वेट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट वेट. आई होप यू ऑल ऑफ यू एंजॉय ऑल दिस थिंग्स. ओके, ठीक है. तो समझ में आ गया इक्विवेलेंट थ्योरेटिकली क्या होता है. इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर नहीं होता भाई साहब. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का मिनिमम वेट जो यूटिलाइज होता है टू रिप्लेस द 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मींस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जितना मास उतना ही तो रिप्लेस होगा, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. और आइदर दिस एक्स कैन बी रिमूव दिस, रिप्लेस दिस, और मे बी दिस इज कंबाइंड विद दिस. सो जब फिर से इसको अगर डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे थ्योरेटिकली. मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा कॉपी पे. हालांकि डायग्राम से चीजें समझ में आ रही हैं, कोई एग्जाम में तो पूछता नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड. सो व्हेनेवर एनी कंपाउंड यूटिलाइज देयर मिनिमम वेट, whenever any element, ion or compound utilize their minimum weight to replace basic element like hydrogen, oxygen or chlorine from the given compound, or may be combined with these basic elements, is called equivalent weight of that compound. ठीक है बच्चे, शुद्ध बढ़िया सीधे सीधे एक लाइन में बोले तो कोई भी कंपाउंड अपना जितना भी मिनिमम वेट अप्लाई करता है, किस लिए, दिए गए कंपाउंड में से हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए या उसके साथ कंबाइंड होने के लिए, वही मिनिमम वेट उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है. हो गया, करेक्ट है. तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, और इसी से बच्चा बनाया ये फॉर्मूला. तो क्या है इक्विवेलेंट वेट बताओ. तो जो हमारा जो भी कंपाउंड है, मान लो ये जो एक्स कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, इसका कोई ना कोई तो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना भाई साहब. हाँ सर, वो ले लिया उसका मॉलिक्यूलर वेट, और वो जब रिएक्शन करेगा तो आइदर इट विल बी रिप्लेस ऑल दिस थिंग्स, आइदर इट विल बी कंबाइंड विद दिस थिंग्स. तो रिप्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन, यानी रिप्लेसमेंट करेगा, मान लो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो दैट इज एन फैक्टर, और क्लोरीन रिप्लेस हुआ दैट इज ऑल्सो एन फैक्टर, और ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ दैट इज ऑल्सो एन फैक्टर. तो जो भी कंपाउंड का टोटल वेट आपने लगाया रिएक्शन में, उसमें से एन फैक्टर जितना वो रिप्लेस कर पाया, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही तो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, जो उसके भाई मॉलिक्यूलर वेट में चेंज आ गया है, क्योंकि तुमने टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स ले लिया है, लेकिन एन फैक्टर क्या बता रहा है कि इतना इतना रिप्लेस हो रहा है. अभी एन फैक्टर के बारे में बताऊंगा मैं आपको. तो टोटल वेट में से जितना रिप्लेसमेंट हो गया तो उसी में उसका मास तो कुछ कम होगा ना यार. अब पता चला एन फैक्टर 1 है, तो जितना मॉलिक्यूलर वेट है वो पूरा का पूरा इसको रिप्लेस करने में चला गया. अगर एन फैक्टर कुछ ना कुछ है तो डिवाइड होगा तो मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, यानी चेंज इन द एग्जैक्ट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन विद द वाई टू रिप्लेस दीज एलिमेंट्स. दैट्स अ सिंपल थिंग. हो गया. तो किसी भी दिए गए कंपाउंड से हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे बेसिक एलिमेंट को रिप्लेस करने के दौरान जो भी इसके वेट में चेंजेस आएगा, जो चेंज होने के बाद जो उसका वेट आएगा, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट वेट. तो उसके वेट में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो जो भी उसका टोटल वेट होगा उसमें एन फैक्टर रिप्लेसमेंट की वजह से जो भी चेंजेस आएगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा. दैट्स अ सिंपल थिंग. तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखो तो तुम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हो हाइपोथेटिकली, है ना. तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट, तो कभी ये मत बोलना मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ये बोलना भाई साहब जो भी लिखवाया आपको मैंने. ठीक है बच्चे, डन. So this is all about the thing कि what do you mean by equivalent weight. अब क्वेश्चन है कि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो अब तो क्लियर है सर कि जिसका भी निकालना होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रख देंगे और नीचे लिख देंगे सर एन फैक्टर. सर मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल लेते हैं, एटम का मास ही तो ऐड करना होता है, एन फैक्टर का क्या करें. तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि रिएक्शन में किस तरह के कंपाउंड रिएक्शन करते हैं. भाई देखो, कंपाउंड जब रिएक्शन करेगा तभी तो इक्विवेलेंट होगा, तभी तो किसी चीज़ को रिप्लेस करेगा. तो सर कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं जिनका इक्विवेलेंट निकल सकता है. तो भैया इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा कंपाउंड कितने तरह का हो सकता है. या तो कंपाउंड एसिडिक हो सकता है,
जो रिएक्शन करने वाला है, या तो बेस, भाई कोई भी कंपाउंड इसी तीन ही तरह का तो होता है भाई साहब, देखो तो और कोई और भी होता है क्या कोई? न्यूट्रल या इसको सॉल्ट बोल दो। तो आप अपने आसपास जितने भी केमिकल कंपाउंड देखते हो तीन ही तरह का होता है, तो एसिडिक या तो बेसिक या तो न्यूट्रल। मानते हो मेरी बात? तो तीन ही कंपाउंड होंगे तो तीन ही कंपाउंड रिएक्शन भी करेंगे तो तीन ही कंपाउंड की इक्विवेलेंट वेट भी निकलेगा, और क्या है? तो ठीक है सर, निकालें फिर क्या? हाँ निकालते, चलो। तो क्वेश्चन है सर, चाहे एसिड लो, चाहे बेस लो, चाहे सॉल्ट लो, मॉलिक्यूलर वेट तो सबका सर हम निकालेंगे एटम के मास को ऐड करके। समस्या एन फैक्टर का है ना सर। तो देखो बच्चे, एसिड का जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर, इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एच आयन। अब एसिड है तो एच आयन ही लूज करेगा ना भाई साहब, तो नंबर ऑफ एच आयन काउंट कर लो। लेकिन 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 एक्सेप्ट H3PO2, H3PO3, H3BO3, बच्चे इनका ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें देखो आप, है तो ये एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड, तीनों एसिड है बच्चे। अब आपको मैंने क्या बोला कि जो एन फैक्टर होता है एसिड का वो नंबर ऑफ एच आयन होता है, तो यहां तो देख के लग रहा है कि नंबर ऑफ एच आयन 3 है तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, लेकिन नहीं बच्चे, इसका एन फैक्टर 1 होता है। इसका भी देख के लग रहा है कि यार यहां भी एन फैक्टर 3 होगा, लेकिन नहीं बच्चे, इसका एन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। और यहां भी देख के लग रहा है कि एन फैक्टर 3 होना चाहिए, लेकिन इसका भी बच्चे एन फैक्टर 1 होता है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम सर। तो क्या इसको एक्सेप्शन बोल दे? नहीं, मैंने अपने चैनल में आपको सिखा रखा है एक्सेप्शन नाम का कोई चीज होता ही नहीं, तो कायम मैं क्यों बोलूंगा ये? तो सर ये हुआ कैसे? जस्ट वेट फॉर द सम टाइम, हो सकता है अगले लेक्चर में आपको मैं डिस्कस कर सकूं। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर आज का जो है ना लगभग 1 आवर से ऊपर हो चुका है, तो मैं लेक्चर को थोड़ा सीमित रखना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार एक लेक्चर देखो तो थोड़ा माइंड में इतना ही कि भाई उतना ही पढ़ा जितना माइंड में घुसा, जबरदस्ती की चीजें करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो डेफिनेटली जस्ट वेट फॉर द सम टाइम, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट अबाउट दिस। बट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, दुनिया का कोई भी एसिड आ जाए, आपको नंबर ऑफ एच आयन काउंट करना है। जैसे H2SO4 का बताओ एन फैक्टर कितना? तो 2 सर, क्योंकि H 2 है। करेक्ट। बेस का एन फैक्टर सर, तो बेस का बच्चे एन फैक्टर जो होगा वो सिंपल है। बेस की कहानी क्या है? नंबर ऑफ उसके पास क्या होना चाहिए? OH माइनस। सिंपल है ना यार, एसिड एच आयन लूज करते हो तो नंबर ऑफ एच आयन उसका एन फैक्टर है, बेस है तो बेस OH आयन लूज करते हो तो नंबर ऑफ OH आयन उसका एन फैक्टर है। ठीक है बच्चे। और जब सॉल्ट की बारी आएगी, देखो सॉल्ट, तो जब सॉल्ट की बारी आएगी तो बच्चे सॉल्ट का जो एन फैक्टर है वो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन काउंट कर लो बच्चे, या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस काउंट कर लो। क्या काउंट कर लो? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बच्चे, या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस काउंट कर लो। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन काउंट कर लो बच्चे, या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। सर दोनों बराबर ही होते हैं क्या सॉल्ट में? अरे और क्या, सॉल्ट न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो आइदर यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। द क्वेश्चन इज सर हाउ? जस्ट वेट फॉर द सम टाइम। ठीक है। सो अब चाहे कंपाउंड एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे सॉल्ट हो, हम किसी का भी एन फैक्टर आराम से निकाल लेंगे। जस्ट वेट फॉर द सम टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग एन फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल आज की लेक्चर में हमने ये देखा कि जो फर्स्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट दिया था उससे न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप जरूर होगा। उसके बाद आपने गैसेस कंडीशन पे भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपने देखा। और उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 2 पे कदम रखा है। सेक्शन 2 में हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट की, और ग्राम इक्विवेलेंट में एक टॉपिक आ गया है इक्विवेलेंट, उस पर डिस्कशन चल रहा है जो कि अगले क्लास कंटिन्यू पे चलेगा। ठीक है। और इससे आप लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हो। जस्ट वेट फॉर द सम टाइम। बेसिक न्यूमेरिकल आप लगाना सीख चुके हो बाय द सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जिसमें नंबर ऑफ एटम, मोल्स, ये सब पूछता रहता है, तो वो आप अपने क्वेश्चन बुक से लगा सकते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट के लिए वेट करिए, इसका भी अगली क्लास में आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। देन यू कैन डू ऑल द थिंग न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। ठीक है बच्चे। सो आई होप कि आपको आज बड़ा मजा आया होगा। हालांकि एक गैप के बाद मैं आया हूँ, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी। सो प्लीज़ कोशिश करिए, जिसको क्या कहते हैं हम लोग कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बट मैं सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ हमारे चैनल के मेंबर्स को बढ़ाइए। ठीक है। बिकॉज माय चैनल नेम इज द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। सो मैं चाहता हूँ कि चैनल के मेंबर बढ़ें। ठीक है ना, बहुत लार्ज संख्या में बढ़ें, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि सितंबर के फर्स्ट वीक से अब जब भी मैं कोई लेक्चर डालूंगा तो उसका PDF भी नीचे अपलोड कर दूंगा। तो आराम से आप उस PDF को डाउनलोड करिए, और उस लेक्चर में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको PDF में न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इससे क्या होगा, आप लेक्चर देखोगे फिर PDF से क्वेश्चन करोगे, तो आपको अंडर मतलब आराम से चीज़ें समझ में आएंगे कि हाँ सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे न्यूमेरिकल लग रहे हैं। डन।
पक्का। सो नेक्स्ट ईयर की सितंबर के फर्स्ट वीक से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आई होप कि आप बड़ा मज़ा लेने वाले हो इस चैनल के साथ। तो प्लीज़ अपने मेंबर्स को बढ़ाइए, इस चैनल में मेंबर्स की संख्या को और बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। हालांकि रिस्पांस आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ बी माई मेंबर ऑफ दिस चैनल। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको स्प्रेड करिए फॉर ओनली फॉर द केमिस्ट्री सेक्शंस, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।